हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2025 जो कि 27 फरवरी को होने वाला है, उसके आखिरी दिनों की तैयारी के बारे में। 1 फरवरी से 27 फरवरी ये आखिरी के जो आपके 26 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, उनमें आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई को प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है या जिन्होंने अब ये मन बनाया है कि हम भी रीट पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हैं, वो किस तरीके से तैयारी करें, और जिन्होंने ऑलरेडी जिनकी तैयारी चल रही है वो किन चीज़ों पर फोकस करें, कौन सी चीज़ें ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि इस बार का ये जो रीट पात्रता परीक्षा 2025 है वो आप पास कर ले, वो भी अच्छे नंबर के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपका टीचिंग मेथड वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ना टीचिंग मेथड, इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए कि 10 नंबर का है। ये टीचिंग मेथड आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ोगे ना, चाहे आपका साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इन सभी के अंदर टीचिंग मेथड के 10-10 क्वेश्चन आपके आने ही वाले हैं। यानी टीचिंग मेथड एक तरीके से आपका 40 नंबर का हो गया, क्योंकि 10 नंबर का इंग्लिश में, 10 नंबर का हिंदी में और 10 नंबर का मैथ में, 10 नंबर का साइंस में। जिनका एसएसटी है तो उनका भी उसी में आपका काउंट हो जाएगा टीचिंग मेथड वाला। इस तरीके से 40 नंबर का टीचिंग मेथड है, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो टीचिंग मेथड का है। तो टीचिंग मेथड को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, और जिन्होंने अभी तक टीचिंग मेथड नहीं पढ़ा है या जिनका टीचिंग मेथड वीक है, तो वो टीचिंग मेथड को अच्छे से कर ले, क्योंकि ये एक बार आपने किसी भी एक सब्जेक्ट का टीचिंग मेथड पढ़ लिया है तो ये समझ लो कि आपका 80% टीचिंग मेथड सभी सब्जेक्ट के लिए कवर हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग मेथड। और क्योंकि टीचिंग मेथड क्या है, शिक्षण विधियां, अब जो पढ़ाने के तरीके हैं वो सभी सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट आपके सेम ही है। वही इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड, तो इस तरीके से ये कुछ 6-7 मेथड्स हैं जो कि सभी सब्जेक्ट्स के अंदर आपके कॉमन है। और कुछ थोड़ा बहुत जो 20% का डिफरेंस आता है पर्टिकुलर, जैसे मैथ सब्जेक्ट के लिए या साइंस सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश हिंदी के लिए, तो वो थोड़ा अलग पोर्शन है। बाकी यदि टीचिंग मेथड आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो 80% आपके सभी सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। और ये आपको पता लग जाएगा यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे रीट के। नाउ नेक्स्ट हम बात करें साइकोलॉजी वाले पोर्शन की। जो आपका बाल विकास वाला पोर्शन है, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। थोड़ा सा उसको घुमा के या फिर उसकी लैंग्वेज इस तरीके से दे दी जाती है कि टॉपिक पढ़ा होते हुए भी हमें ये तो पता है कि हाँ ये इस टॉपिक में से क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट पूछा क्या जा रहा है या फिर दो ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो वो चीज़ें आपको, जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस है ना, वो आपके सही कब होंगे, जब आप टॉपिक वाइज उनको रिवीजन करके और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। देखो, एक तो ये रहता है कि हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है, पढ़ लिया। अब आप पूरे सभी के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, साइकोलॉजी के लिए इसको समझने के लिए, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो, तो पहले आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया, जैसे अधिगम वाला उठा लिया या बुद्धि वाला उठा लिया। तो इस तरीके से जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए ना, एक टॉपिक आपने उठाया, उस टॉपिक को पूरा रिवाइज किया अपने नोट्स, बुक्स या जो भी आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल है, वहां से आपने उस एक टॉपिक को रिवाइज किया। और उस एक टॉपिक के जो आपके क्वेश्चन है ना, चाहे आपके पास बुक हो क्वेश्चन प्रैक्टिस की या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, तो उसमें टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अब तक प्रीवियस में पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उनकी लैंग्वेज जब आप समझने की कोशिश करोगे तभी आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने से। क्योंकि टॉपिक वाइज में क्या रहता है कि हमें आइडिया रहता है कि हाँ ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये हो सकता है। वहाँ ऑप्शन में आपके, जब आप जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले क्वेश्चन है ना, उनमें दो ऑप्शन तो आपको ऐसा लगा कि हाँ ये तो है ही नहीं आंसर। कंफ्यूजन सिर्फ दो ऑप्शन के अंदर होगा आपको। बाल विकास वाले जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन है उनमें दो ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इनमें से कौन सा। तो एक बार यदि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये टॉपिक उस क्वेश्चन का है, तो इसका आंसर ये वाला हो सकता है। तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आएगी। साइकोलॉजी आप थ्योरी समझ लोगे, कॉन्सेप्ट उनके समझ लोगे, याद भी कर लोगे, लेकिन वहाँ एग्जाम में आपके क्वेश्चन तभी बन पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे। साइकोलॉजी के जितने ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपको तरीका पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करूँ आपके सब्जेक्ट वाले पोर्शन की, चाहे आपके पास एसएसटी सब्जेक्ट हो या फिर साइंस सब्जेक्ट हो। देखो, एसएसटी और साइंस रिवीजन मांगती है, क्योंकि इनमें पूरे आपके थ्योरेटिकल ही कॉन्सेप्ट है। जो थ्योरी है जो आपको याद करनी है या फिर आपने रटी है, कैसे भी करके वो चीज़ें आपको, मतलब
पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए चीज़ें, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यदि आपको उसका आंसर पता है तो आप टिक कर दोगे, नहीं पता है तो फिर वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको सॉल्व करने से आ जाए। उसमें ये है कि डायरेक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद होनी चाहिए, और याद कब होंगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे। तो अब इस लास्ट टाइम पे आपने अब तक जितना भी पढ़ा हुआ है, चाहे आपका एसएसटी सब्जेक्ट हो, साइंस सब्जेक्ट हो या साइकोलॉजी सब्जेक्ट हो, इन तीनों के अंदर तो रिवीजन ज़रूरी है। डेली आप एक-एक चैप्टर का रिवाइज़ करते जाइए, इतने ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, लास्ट टाइम पे आपके पूरे चैप्टर रिवाइज़ हो जाएँगे, क्योंकि रिवाइज़ करने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है पढ़ने में, और अब तक यदि आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है, तो फिर आपको रिवाइज़ करने में टाइम नहीं लगेगा। डेली आप चैप्टर एक-एक चैप्टर भी रिवाइज़ करते जाइए और उनके चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, जिससे आपका जो हर चैप्टर है वो अच्छे से तैयार हो सके क्वेश्चन के साथ। फिर यदि मैथ सब्जेक्ट की बात करूँ, तो मैथ में देखो, जिनके पास भी चाहे लेवल 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी मैथ के क्वेश्चन आएँगे, या फिर लेवल 2 में जिनके पास साइंस मैथ है तो उनके पास भी मैथ के क्वेश्चन आएँगे। तो मैथ के अंदर आपको केवल फॉर्मूले रिवाइज़ करने हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखो, मैथ के अंदर क्या है कि जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आएँगे। तो आपको जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना है, उनके अंदर कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो चेंज नहीं होने वाला, वो वही रहेगा जिस तरीके से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैथ में यदि आपने प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनमें से दिए हुए, उनको भी कर लेते हो तो वो भी एनफ है। आपको नए क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपने मैथ्स के जितने भी आपके रीट के सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उनके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो वो एनफ है। क्योंकि रीट लेवल के अंदर जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10th क्लास तक के बिल्कुल ईजी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। केवल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। यदि आपने ना मैथ के जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, क्लासेस ली हुई हैं, लास्ट टाइम में आप एक पेज के अंदर सारे फॉर्मूला लिख लो कि इस चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूले हैं। जिस भी चैप्टर के अंदर मतलब 3 4 4 5 जो भी आपके फॉर्मूले हैं, उन सबको एक पेज पे लिख के फॉर्मूला रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैथ्स के अंदर देखो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कहीं एग्जाम टाइम में आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहाँ आपका ऐसा ना हो कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाए और फिर आप आगे के क्वेश्चन आपके कुछ छूट जाए या आपको टाइम कम पड़ जाए। तो वो चीज़ें होंगी जब आप मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे। तो अभी आपके पास ये जो 25 दिन 26 दिन बचे हुए हैं लास्ट के, इनमें आपको अभी तक आपने जितना भी पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करते रहना है, प्लस साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। देखो, अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो सही है, ठीक है, आप जो भी आपने पढ़ लिया ठीक है, जो रह गया उसे रह जाने दो, लेकिन जितना आपने पढ़ लिया ना, उसको इतना अच्छे से कर लो कि उसके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिनके पास ज़्यादा टाइम है वो डेली रीट का जो फुल एक मॉक टेस्ट होता है या फुल एक प्रीवियस ईयर पेपर 150 क्वेश्चन के साथ, वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। पूरा पेपर एक साथ लेके बैठे और एक ही टाइम में उसे सॉल्व करें। फिर इससे आपको पता लगेगा कि आप उस टाइम के अंदर उतने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, कितना टाइम आपको लग रहा है, कितनी जल्दी आपसे पेपर हो रहा है, या फिर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम के अंदर आपका ओएमआर भरने का टाइम भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको लास्ट में आधी घंटा बचाना पड़ेगा ना ओएमआर भरने के लिए, उस हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब जिनके पास कम टाइम है, या फिर मतलब स्टडी के लिए आप कम टाइम निकाल पा रहे हैं, या अभी तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, या फिर लास्ट टाइम पे आपको इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप एक दिन छोड़ के एक दिन रीड का एक मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। और जिनका ऐसा है कि अभी शुरू कर रहे हैं पढ़ना, या फिर अभी आपने बहुत कम चीज़ें पढ़ी हुई है, तो आप रीड का एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर दीजिए। देखो, ये चीज़ तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि रीड का एक पेपर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, इससे भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। जब आपको खुद को एनालिसिस आप कर पाओगे ना कि हाँ, इतने क्वेश्चन तो सही हो रहे हैं, या फिर 10 नंबर जैसे आपके 90 में से मतलब 80 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको और ज़्यादा से ज़्यादा करनी है रीड पात्रता परीक्षा पास करने के लिए, क्योंकि आपको 90 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए। पात्रता परीक्षा के अंदर ये मत सोचो कि मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ये सोचो कि मेरा पात्रता परीक्षा पास हो जाए, क्योंकि इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले, ये नंबर आपके आगे काम नहीं आने वाले, आपके थर्ड ग्रेड मेंस में काम नहीं आएंगे। केवल ये है कि आपको पात्रता परीक्षा पास करना है। इसलिए ये सोचो कि आप 120 नंबर का सिलेबस कवर करके चले। लास्ट टाइम है, यदि ऐसा है कि आपका पूरा सिलेबस नहीं हो पा रहा है,
तो 120 नंबर का सिलेबस कवर करके चलें और फिर आपके 120 में से 90 नंबर आराम से आ जाएँगे, क्योंकि इतने टफ नहीं आते इसके क्वेश्चंस। क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। अब 150 में से यदि आप 120 नंबर का सिलेबस भी लेके चलते हैं, उसमें से आपके 100 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यदि आप 120 में से 120 क्वेश्चन भी आप करते हैं, उनमें से 100 तो आपके सही हो ही जाएँगे। तो वो भी आपको रीट पर पात्रता परीक्षा आराम से पास करा देगा, है ना? और बाकी फिर थोड़े बहुत हम जैसे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ही, तो थोड़ा बहुत हमें जो आइडिया लगाते हैं, हम तुक्का लगा के क्वेश्चन करते हैं, उनसे भी आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन सही हो जाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसे छोड़ दिया या उसमें 5वां गोला भर दिया, ऐसा मत करना। आपको क्वेश्चन सारे करने हैं और जो 1 से 4 जो ऑप्शन होंगे, उन्हीं में से ही कोई सा भी गोला भर के आ जाए। लास्ट में टाइम कम बचे तो 1 से 4 में से जो भी आपको ठीक लगे वो गोला भर दीजिए। 5वां गोला इसलिए होता है ताकि जिन पेपर्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो जिनमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना होता उसके लिए 5वां गोला भरते हैं। लेकिन रीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग के 4 गोले में से ही जो भी गोला आपको सही लगे वो भर देना है। यदि सही होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा और नहीं तो फिर नहीं ही है। नाउ वीडियो के लास्ट में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने गलती करते हुए देखा है। जो भी आपने लैंग्वेज लिया है ना, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, वो ध्यान रखिएगा कि आपने लैंग्वेज 1 में क्या भरा है और लैंग्वेज 2 में क्या भरा है। वहाँ जब एग्ज़ाम पेपर आपके सामने आएगा ना, तो एग्ज़ाम पेपर एक मतलब बुक की तरह, एक पतली सी बुक होती है ना, इस तरीके से आपके पास एग्ज़ाम पेपर आएगा। उसमें लैंग्वेज 1 के अंदर इंग्लिश का पेपर भी होगा, हिंदी का भी होगा, संस्कृत का भी होगा। सारी लैंग्वेज लैंग्वेज 1 में भी होंगी और सारी लैंग्वेज लैंग्वेज 2 में भी होंगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने लैंग्वेज 1 के अंदर मान लो पहले इंग्लिश उसमें सॉल्व कर ली, फिर उसी लैंग्वेज 1 के अंदर आप हिंदी सॉल्व करने बैठ गए और हिंदी से ही फिर आपने ओएमआर भर दी। आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएँगे, क्योंकि जो आपने फॉर्म में लैंग्वेज चूज़ किया होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पेपर सॉल्व करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ओएमआर भरनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपके ओएमआर के आंसर चेक होंगे। जो लैंग्वेज 1 में आपने लिया है, उसी के ही लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। यदि लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी है, तो लैंग्वेज 1 के हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लैंग्वेज जो हिंदी के क्वेश्चन है ना, वो लैंग्वेज 1 में भी आएँगे, लैंग्वेज 2 में भी आएँगे। तो पहले देख लो कि आपने हिंदी लैंग्वेज 1 में लिया है या लैंग्वेज 2 में लिया है। उसी के अकॉर्डिंग फिर जो पेपर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करना। जैसे मैंने जो अपना फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश लिया था और सेकंड लैंग्वेज हिंदी लिया था। तो मैंने लैंग्वेज 1 का जब पेपर आया था, तो उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन भी थे, हिंदी के क्वेश्चन भी थे, संस्कृत के भी क्वेश्चन थे। लेकिन लैंग्वेज 1 में मैंने ओनली इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। इसी तरीके से लैंग्वेज 2 में भी सारे इंग्लिश के क्वेश्चन भी है, हिंदी के भी है, संस्कृत के भी है। तो मैंने हिंदी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, जो कि लैंग्वेज मैंने लिया हुआ था। मैंने रीट 2022 क्लियर किया हुआ है 108 नंबर के साथ, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर पढ़ाई करके। इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को भी वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने अपने लिए फॉलो की थी, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, ताकि आप भी कम टाइम के अंदर कम चीज़ें पढ़कर अपना रीट पात्रता परीक्षा पास कर लें, क्योंकि इसे सिर्फ पास करना है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो से यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, थोड़ी सी माइंड में क्लियरिटी आई हो आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा रीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।